गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो हम बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा था प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स को तब यूज़ करते हैं और डिमांड इज़ नॉट कांस्टेंट एंड वी हैव टू यूज़ अ सेफ्टी स्टॉक इन दिस केस, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट का फार्मूला अंडर दिस मॉडल इज इक्वल टू डी टाइम्स एल प्लस एस एस। एस एस स्टैंड्स फॉर सेफ्टी स्टॉक और एनुअल स्टॉक कॉस्ट का भी फार्मूला है, ठीक है, विच इज इक्वल टू which is equal to sum of the units short into probability into stock out cost per unit times number of orders per year. ये दोनों फॉर्मूले यू नीड टू नो, ये वाला भी और ये भी, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल सॉल्व हुई है। दिस इज एग्जांपल नंबर 10 फ्रॉम योर बुक, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली आपको रीऑर्डर पॉइंट दिया हुआ है 50 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर दिया हुआ है 6, स्टॉक आउट कॉस्ट दी हुई है $40 पर फ्रेम, कैरिंग कॉस्ट इज $5 पर फ्रेम पर ईयर, ठीक है। आपको डिमांड दी हुई है विच इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वो डिमांड है बेसिकली। So when demand is 30, probability of that is 0.2. When demand is 40, probability of that is 0.2. When demand is 50, probability is 0.3. 60 में डिमांड होगी तो probability 0.2। तो आपको आर ओ पी दिया विच 50, ऑर्डर्स पर ईयर 6, स्टॉक आउट कॉस्ट 40 पर फ्रेम, कैरिंग कॉस्ट $5 पर फ्रेम पर ईयर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना ही है, आपने डिफरेंट सेफ्टी स्टॉक्स के लिए होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो लेट्स से आपके पास अगर सेफ्टी स्टॉक 20 है, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक बेसिकली होता क्या है? सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये है कि आपने वेयर हाउस में कुछ सामान रखा हुआ, ठीक है। सो इफ़ यू हैव 20 यूनिट्स इन अ वेयर हाउस, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट होगी, एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। सो एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ दैट इज 20 टाइम्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, 20 टाइम्स 500 हो जाती है। स्टॉक आउट कॉस्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। जब आपके सेफ्टी स्टॉक इज जस्ट 10 यूनिट्स, ठीक है, तो एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट होगी 10 टाइम्स 5 विच इज 50, और आपका स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगी 10 टाइम्स 0.1। 0.1 इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टाइम्स 40 टाइम्स 6, इट्स इक्वल टू 240। और आपके पास जब सेफ्टी स्टॉक 0 होगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी 10 टाइम्स 0.2, ठीक है। अच्छा, ये 10 जो है दिस इज शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 10 इज शॉर्टेज। लेट्स से अगर डिमांड 40 है, ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट 50 है, तो शॉर्टेज ऑफ यूनिट्स कितनी होगी? इट विल बी 10, ठीक है। 10 टाइम्स 0.2, ये प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 40 टाइम्स 40 टाइम्स 6, ठीक है। फिर आगे आप 20 यूनिट्स आ जाते हैं। 20 यूनिट्स अगेन शॉर्टेज है, डिमांड इक्वल टू 70 यूनिट्स, और 70 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.1। सो ये हो जाएगा 20 टाइम्स 0.1 टाइम्स 40 टाइम्स 6 960, ठीक है। तो अगर टोटल कॉस्ट हो जाएगी एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट विच इज 100 इन द केस ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 20। और अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या है? बेसिकली टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट। तो जब सेफ्टी स्टॉक 10 है तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 240 प्लस 50 विच इज 290। जब सेफ्टी स्टॉक 0 हो जाता है तो टोटल कॉस्ट इज 960। तो आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट इज लोएस्ट व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज 20, ठीक है। तो हमने वो सेफ्टी स्टॉक फाइंड करना होता है वेयर द टोटल कॉस्ट इज लोएस्ट, ठीक है। तो वंस यू नो कि सेफ्टी स्टॉक वो, जब आपको पता है कि वो वाला सेफ्टी स्टॉक कौन सा है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, देन यू हैव टू री कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो आपको जब ये पता है कि एक सर्टेन सेफ्टी स्टॉक में टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, सो यू हैव टू रीकैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा? इट विल बी 50 प्लस द सेफ्टी स्टॉक विच इज 20, दैट विल बी 70। सो ये वाला ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं।
ठीक है, दिस ग्राफ बेसिकली शोज द प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। ठीक है, इट्स बेल शेप्ड। सेंटर लाइन आ रही है, इट शोज द एवरेज या मीन। ठीक है, और ये जो एरिया अंडर ग्राफ है वाइट वाला, ठीक है, इट शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्टॉक आउट विच इज 95%। और इस लाइन से जो आगे का एरिया है, ठीक है, दैट शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट विच इज 5%। ठीक है, और आपका जो सेफ्टी स्टॉक है, इट्स फ्रॉम 0 to Z। Z इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आप वो वाली टेक्निक यूज करते हैं टू कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट व्हेन यू कैन, ये वाली टेक्निक व्हेन यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है, बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स। जब आप स्टॉक आउट्स की कॉस्ट ना कैलकुलेट कर सकें तो यू विल यूज दिस मेथड। So under this method, reorder point is equal to demand during lead time plus Z times sigma DLT. Okay? So sigma DLT is standard deviation of demand during lead time. और Z is the number of standard deviations. इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगेन फ्रॉम ए बुक है। दिस इज आई थिंक एग्जांपल नंबर, ये होगी एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, ठीक है, आपको एवरेज डिमांड दी हुई है 350 किट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम भी दी हुई है 10 किट्स, 5% स्टॉक आउट पॉलिसी है। स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5% है। सर्विस लेवल की प्रोबेबिलिटी 95% है, यानी कि नो स्टॉक आउट इज 95% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम टेबल्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर वन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड 95% प्रोबेबिलिटी। जेड विल बी इक्वल 1.65। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू जेड टाइम्स सिग्मा डीएलटी। ठीक है, सिग्मा डीएलटी आपको ऑलरेडी बता चुका क्या चीज़ है। It is the standard deviation of demand during lead time. 1.65 times 10, 16.5। और reorder point का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एक्सपेक्टेड डिमांड इज द एवरेज डिमांड जो आपको दी हुई है, इट्स 350 प्लस 16.5, इट विल बी इक्वल टू 366.5, और राउंड ऑफ कर दें तो 367 किड्स। ठीक है, तो वो वाले पिछला प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हम यूज़ करते हैं व्हेन हमने कहा था डिमांड इज नॉट कांस्टेंट। तो हमारे पास इसके अलावा भी कुछ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं विच वी कैन यूज़। ठीक है, स्पेशली इन सिचुएशंस व्हेन वी कैन नॉट गेट डेटा अबाउट डिमांड। जब हमें डिमांड के बारे में डेटा नहीं मिलता, तो देयर आर अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स विच वी कैन यूज़। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स आर यूज्ड अंडर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। नंबर वन इज व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट। नंबर टू is when lead time is variable and demand is constant, and number three is when both demand and lead time are variable. So पहले वाले केस में demand is variable, lead time is constant, तो reorder point is equal to average daily demand into lead time in days plus that times sigma d। और यहाँ पे sigma d is equal to standard deviation of demand per day, sigma dlt is equal to sigma d times under root of lead time। ठीक है, तो इस मॉडल में आपको सिग्मा डीआरटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको गिवन नहीं होगा। तो आपको एवरेज डेली डिमांड दी विच इज 15, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड इज 5, लीड टाइम इज कांस्टेंट एट 2 डेज। ठीक है, जेड आपको फाइंड करना पड़ेगा, इट इज जेड फॉर 90%। ठीक है, नॉट 95%, बिकॉज सर्विस लेवल इज 95%। तो आरओपी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एवरेज डेली डिमांड into lead time in days, यानी 15 into 2 plus z times sigma dlt। sigma dlt क्या, sigma d which is 5 times under root 2, आपके पास आ जाएगा 30 plus 9.02 which is approximately equal to 30। सेफ्टी स्टॉक भी इसी के बराबर होगा आपका। आपका जो है बेसिकली रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा 39 यूनिट्स, और ये वाला आपका सेफ्टी स्टॉक। सेकंड केस वाले लीड टाइम इज वेरिएबल एंड डिमांड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आरओपी इज इक्वल टू डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम इन डेज।
Z। तो ये फॉर्मूले में देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है। इसका करेक्ट फॉर्मूला इज बेसिकली इसका करेक्ट फॉर्मूला इज daily demand into average lead time in days plus Z times daily demand into sigma NT। एक एग्जांपल सॉल्व हुई है आपके सामने। डेली डिमांड इज इक्वल टू 10, एवरेज लीड टाइम इज 6 days, ठीक है। दिस इज अगेन फ्रॉम द बुक, दिस इज एग्जांपल नंबर 13, yes एग्जांपल नंबर 13 है, ठीक है। 10 into 6 है, 10 is daily demand, average lead time is 6, Z is equal to 2.055 for 98%। ये 10 यूनिट्स बेसिकली क्या होता है आपके डेली डिमांड, और 3 यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम विच इज सिग्मा एट। रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू 121.65, इसको राउंड अप करें तो 120। ठीक है, तीसरी सिचुएशन इज व्हेन बोथ डिमांड एंड लीड टाइम आर वेरिएबल। अंडर दिस कंडीशन रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू एवरेज डेली डिमांड into average lead time plus Z into sigma DLT। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है ना 3 तरह की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सिग्मा डी है विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड पर डे, और सिग्मा टी विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज, और सिग्मा डी एल टी विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। सिग्मा डी एल टी का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। इट इज बेसिकली द अंडर रूट ऑफ एवरेज लीड टाइम इनटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एवरेज डेली डिमांड स्क्वायर इनटू सिग्मा एल टी स्क्वायर, ठीक है। इसकी एग्जांपल ली हुई भी आपके सामने, दिस इज फ्रॉम द बुक अगेन, और ये है एग्जांपल नंबर, दिस इज एग्जांपल नंबर 40, एग्जांपल 14 है, ठीक है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ज़्यादातर चीज़ें आपको गिवन है, 150 गिवन है विच इज़ एवरेज डेली डिमांड, 5 days इज द लीड टाइम विच इज़ एवरेज लीड टाइम विच इज़ आल्सो गिवन, और ये बस आपने ये सिग्मा डी एल टी कैलकुलेट करना है। सिग्मा डी एल टी क्या है वैसे, इट इज़ एवरेज लीड टाइम इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है आपको, इट इज़ 5 days इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी भी दिया हुआ है, इट इज़ 16, ठीक है, square plus 150 square, 150 is the average daily demand into 1 square, 1 is the standard deviation during lead time। या आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम 1 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इट विल 750 प्लस 1.65 टाइम्स 154, ये हो जाएगा 1004 पाउंड्स। नेक्स्ट वन इज फिक्स पीरियड सिस्टम है। So orders are placed at end of a fixed period, inventory counted only at end of period. Order brings inventory up to target level।
अच्छा, फिक्स पीरियड सिस्टम में होता है कि और इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर जो है ना एक ही दफ़ा प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, विच इज़ एट द एंड ऑफ अ पीरियड। और इन्वेंट्री का काउंट भी एक ही दफ़ा किया जाता है, ठीक है, तो एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और पर्पस ये होता है कि हमने इन्वेंट्री को एक सर्टेन टारगेट लेवल तक रखना है। तो इन दिस केस द ओनली रेलेवेंट कॉस्ट आर अगेन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। द रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। पहले हमारे पास होती थी होल्डिंग एंड सेटअप कॉस्ट। लीड टाइम्स आर नॉन एंड कांस्टेंट, आइटम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। फिक्स पीरियड सिस्टम है। इट बेसिकली शोज के आप जो है डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस करें इन्वेंट्री के, ठीक है, you order इन्वेंट quantity Q1, then you order quantity Q2, you order quantity Q3, फिर you order quantity Q4, ठीक है, and the purpose is to reach a certain target level of inventory, ठीक है। PA is the time lapse between different orders, Q1 और Q2 के बीच में टाइम लैप्स हो गया, that is Q3 और Q4, ठीक है। इसकी एग्जांपल हुई भी है कि बुक से ही है, ठीक है। So basically, in this example, you have to calculate अच्छा, बुक में मुझे नहीं मिली ये एग्जांपल, ठीक है, तो इट्स लिटिल डिफरेंट ऑन बोथ, ठीक है। एनीवे ये एग्जांपल बुक में नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बस थोड़ा सा देख लें, ठीक है। बेसिकली इसने कैलकुलेट क्या किया था, ऑर्डर अमाउंट, यानी कि हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। Order amount is equal to target T minus on hand inventory minus earlier orders not yet received minus back orders. एक सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेट Q, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, यू डोंट रियली नीड टू डू दिस, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 50 माइनस 0 प्लस 353 जैकेट्स, ठीक है। बट आई एम अलाउइंग यू टू लीव दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, इसको आप बेशक छोड़ दें, डोंट प्रिपेयर इट, डोंट prepare it for exam. Okay, so that is the end of this chapter. Okay, so that's all for this lecture. Thank you so much. Bye.